डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बिलाल सैद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो FOM 1 पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास नर्सिंग हिस्ट्री है। और पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आप ये हम इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो आज चूंकि हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे कि दी फर्स्ट मुस्लिम नर्स। हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम नर्स कौन थी वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि द फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम is a woman named रुफैदा बिन्त साद अल अस्लमिया। जो हमारे पास जो फर्स्ट मुस्लिम नर्स थी वो हमारे पास थी रुफैदा, जिसका नाम था रुफैदा बिन्त साद अल अस्लमिया, फ्रॉम दी बनी असलम ट्राइब इन मदीना अल मुनव्वरा। जो मदीना मुनव्वरा में जो बनी असलम ट्राइब था, कबीला था, उनसे ताल्लुक रखती थी। तो हमारे पास शी लिव एट द टाइम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद peace be upon him and was among the first people in Medina to accept Islam। ये उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी वहीं पे, और फर्स्ट पीपल इन दी मदीना जिसने इस्लाम को कबूल किया, एक्सेप्ट किया था। ये पहली वो औरत है जिसने इस्लाम को कबूल किया था। रुफैदा रिसीव हर ट्रेनिंग एंड नॉलेज in medicine from her father, a physician whom they assisted regularly। She assisted regularly, मतलब उसने जितनी भी अपनी जो नॉलेज है और अपनी जो स्किल्स है और जो ट्रेनिंग है वो अपने फादर से उसने लिया था, क्योंकि उसके फादर जो थे वो फिजिशियन थे। तो उसी को वो क्या करती थी, असिस्ट करती थी रेगुलरली। जब फादर को असिस्ट करती थी तो उसी से वो ट्रेन और उसने नॉलेज गेन कर लिया था। जी नेक्स्ट। तो हमारे पास आफ्टर द मुस्लिम स्टेट वाज established in the Medina, she would treat the in her tent set up outside the mosque। During the time of war, she would lead a group of volunteers to the battlefield and would treat casualties and the injured soldiers। मतलब जब जंग हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें कि जब उस टाइम जंग हुए थे तो उस टाइम इसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को वहां इकट्ठा किया, उसको लेके गए ताकि वो जो वहां पे जो सोल्जर थे, जंग में जो सोल्जर थे जिसको इंजर्ड हुए थे, ताकि उनको क्या करें, उनको केयर प्रोवाइड करें। अच्छा, रुफैदा is described as the woman possessing the qualities of an ideal nurse। रुफैदा जो थी वो उसमें सारी क्वालिटीज थी जिस तरह की एक आइडियल नर्स होती है, तो उसको आइडियल नर्स भी कंसीडर किया जाता है। सही है, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज थी रुफैदा में। तो अच्छा, नर्स कंपैशनेट, द एम्पैथेटिक गुड लीडर एंड अ ग्रेट टीचर। मतलब वो गुड लीडर भी उसको कंसीडर किया जाता था, मानते थे, और साथ साथ उसको एक ग्रेट टीचर भी मानते थे। पासिंग ऑन हर क्लिनिकल नॉलेज बाय द other she trained, passing on her clinical knowledge to other she trained। मतलब वो दूसरों को नॉलेज देती थी ताकि वो उनको ट्रेन करे। उसकी जितनी भी नॉलेज थी वो क्लिनिकल नॉलेज जो थी उसके पास, ताकि वो दूसरों को ट्रेन करे, और वो ये सारे काम करती थी ताकि दूसरों को ट्रेन कर सके, ताकि वो लोग फिर आगे जाके काम करें। अच्छा, हमारे पास द फर्दर मोर रुफैदा एक्टिविटीज एज समवन ग्रेटली इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। उसकी जो एक्टिविटीज थी कि वो कहाँ पे काम करती थी, कहाँ पे ज्यादा बिजी थी, तो वो कम्युनिटी में ज्यादा काम करती थी। इन हेल्पिंग दोज एट द मोर डिसएडवांटेजेस पोर्शन ऑफ सोसाइटी सिंबलाइज द एथोस ऑफ केयर आइडेंटिफाइड अबव। मतलब ये वहां पे क्या करती थी, ये उन लोगों को हेल्प करती थी जो थे वो ज्यादा सोसाइटी में थे, जो ज्यादा सोसाइटी में उसको डिसएडवांटेजेस थी या बीमार थे, तो उसको सिंबलाइज करते थे ताकि उसको हम केयर दे सके। तो ये ज्यादातर जो कम्युनिटी में अपने हेल्प आउट करती थी, मतलब लोगों को हेल्प देती थी कम्युनिटी में जाके, ताकि उन लोगों को जो ज्यादा
मतलब उसको प्रॉब्लम है, उसको यानी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस सोसाइटी में वो चीजें जाके देखती थी ताकि उनको हम केयर प्रोवाइड करें। सिंपल। अच्छा, अनस इब्ने मालिक साहब, अनस इब्ने मालिक जो है वो कहते थे, Anas ibn Malik said, Anas ibn Malik said, Muhammad peace be upon him used to go out to the battle, taking Sulaim and some other women of the Ansar with him. अनस इब्न मालिक जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू गो आउट, जब वो जाते थे, जब बैटल होती थी, जब जंग होती थी, जब वो जंग करते थे, तो उस टाइम जब वो जाते थे वो ज्यादातर उनके साथ उम्मे सुलैम जो थी वो लोग उनकी औरतें होती थी ताकि उनको लेके जाते थे अपने साथ जो अंसार में थी। When they fight in the battle, जब वो फाइट करते थे बैटल में जाके, जब वो लड़ते थे, फॉर एग्जाम्पल the woman would give water to the soldier and treat the इंजर्ड। तो वो जाके, वो जो औरतें उनके साथ जाती थी, सही है, तो वो लोग क्या करते थे, वो जाके वहां पे जो सोल्जर हमारे पास होते थे, वो जो सोल्जर थे उस टाइम जो जंग में जख्मी होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे जंग करते थे, बहुत सारे जंग हुए हैं, जैसे जंग ओहद की हम बात करते हैं, तो वहां पे जब जंग होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कबीले को लेके जाते थे उसको हम कहते हैं कि उम्मे सुलैम, उनको लेके जाते थे। तो वो जो है कहां से बिलोंग करते थे, अंसार से, तो उनको साथ लेके जाते थे। तो वो औरतें क्या करती थी, वहां पे जाके जितने भी सोल्जर थे, सिपाही थे, वो जब जख्मी होते थे, इंजर्ड होते थे, तो वो उसको क्या करते थे कि उनको पानी देते थे और उनको केयर देते थे। जी नेक्स्ट। और अभी हमारे पास है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक रुफेदा है, दूसरे हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अभी बात कर रहे हैं कि वो इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ रहे कि शी वाज बोर्न इन 1820 एंड डाइड इन 1910। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 में पैदा हुई और उसकी डेथ जो है 1910 में हुई। तो 12 मई 1820 में उसकी बर्थ हुई थी। और आज जो 12 मई की हम बात करते हैं तो 12 मई को हम नर्सेस डे मनाते हैं। सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसको देखते हैं। बोर्न इन द इटली टू वेल्दी इंग्लिश पेरेंट्स, मतलब ये पैदा हुई थी कहाँ पे, इटली में। जो उसके जो पेरेंट्स थे उसको हम कहते हैं कि वेल्दी इंग्लिश पेरेंट्स, frustrated by the lack of the option for the women of her social background। उसको भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के भी ये चैलेंजेस थे। नाउअडेज अगर हम देखें कि फीमेल जो है वो बीएसएन के लिए नहीं जा सकती, कहती है कि हमारे लिए चैलेंजेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये सब नहीं है कि उस टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ भी चैलेंजेस थी, उनको भी प्रॉब्लम थी, उनका बैकग्राउंड भी इस तरह था कि वो बाहर नहीं कर सकती, वो स्टडी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने अपने एफर्ट्स किए हैं। सही है, चैलेंज द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी एंड ट्रेवल टू जर्मनी, मतलब उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। तो फिर उसने सोसाइटी एंड ट्रेवल टू, उनकी सोसाइटी में जो है बहुत ज्यादा सारी चीजें होती थी, लेकिन ट्रेवल टू जर्मनी एंड थ्रू आउट द यूरोप टू ट्रेन एज द नर्स। उसने जर्मनी में ट्रेवल किया और पूरी यूरोप में उसने मतलब देखा ताकि वो ट्रेन हो जाए एज अ नर्स। उसने ट्रेनिंग ली ही। Her big opportunity came when the Crimean War broke out in 1852। जब क्रीमियन वॉर हुआ, सही है, कब, जब 1854 में क्रीमियन वॉर हुआ, वहां पे उसने क्या किया, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ली, क्योंकि उस वॉर में इसने बहुत से पेशेंट को केयर दिया, वहां पे एज अ नर्स काम किया, तो उस वजह से इसने बहुत ज्यादा ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वहां पे काम किया। उसके बाद उसने काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द वॉर आस्क्ड हर गो टू टेक चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल एट स्कोट्री इन तुर्की। तो हमारे पास एक हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है तुर्की में, सही है, तो वहां पे इसको क्या किया कि एज अ चार्ज नर्स असाइन किया। सही, सेक्रेटरी ऑफ द वॉर जब वो हुआ तो वहां पे हमारे पास हॉस्पिटल है जो स्कोट्री में है, स्कोट्री एक जगह का नाम है जो तुर्की में है। सही है, तुर्की में स्कोट्री है, उस स्कोट्री में जो हॉस्पिटल है उसको एज अ चार्ज नर्स क्या किया, असाइन कर दिया गया, तो वहां पे वो फिर काम करती थी। अच्छा, दूसरा है नाइटिंगेल शो अप विद 38 ट्रेंड नर्स एंड फेस डेथ रेट ऑफ 40। जब उसने चार्ज लिया उस टाइम
जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस टाइम जब चार्ज लिया हॉस्पिटल में, तो वहां पे जो ट्रेंड नर्स थे उस टाइम 38 ट्रेंड नर्स थे हमारे पास, और वहां पे जो डेथ रेशियो थी, जिसको हम मोर्बिडिटी मोर्टालिटी रेट कहते हैं, उस डेथ रेशियो की वहां कितनी थी, 40% डेथ रेशियो थी। तो फिर उसके बाद नाइटिंगेल फाउंड दैट द कंडीशन इन द मिलिट्री हॉस्पिटल वर टेरेबल, द एक्सेस ऑफ द सीवियर एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज। जब नाइटिंगेल ने जब वहां पे चार्ज लिया, तब वहां की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, सही है, क्योंकि वहां पे जो है थे बहुत सारे मतलब जो हमारे पास लॉन्ड्री फैसिलिटीज है, सही है, वो बहुत कम थे, मतलब जो बेडशीट्स है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते थे, गंदे होते थे, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रबल था, प्रॉब्लम थी, इश्यूज थी, हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से या आगे हम या जितनी भी लॉन्ड्री फैसिलिटीज थी या सीवियर फैसिलिटीज थी वो कम थी। द लेक ऑफ सप्लाईज कम थे, वहां पे इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, यानी कि इट्स मीन कि उस टाइम जो हॉस्पिटल में जो चीजें थी वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी कि वहां पे काम किया जाए। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चार्ज लिया उस हॉस्पिटल में, द पुअर फूड एंड द डिसऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सर्विसेज कंट्रीब्यूशन टू a death rate of the more than 50% among the wounded। तो वहां पे लेक ऑफ सप्लाईज की बात करते हैं, लेक ऑफ सप्लाई थी, फूड अच्छा नहीं था, सही है, जिसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सर्विसेज डिसऑर्गेनाइज थी, और साथ साथ देखा जाए तो वहां पे जो डेथ रेट था वो भी हमने देखा, और जो जिससे वुंड से लोगों की डेथ होती थी वो 50% थी, और वैसे डेथ रेट जो था वो 40% था जब उसने चार्ज लिया था। तो फिर आगे देखते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया। अच्छा, शी एस्टैब्लिश्ड द क्लीननेस एंड द सैनिटेशन रूल्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ज्यादातर हमारे पास जो इसकी डिफिनीशन जितनी भी देखोगे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ज्यादातर सफाई सुथराई पे काम किया है कि इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, वाटर साफ होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मैटर करता है कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आपको अच्छा हेल्थ भी मिल सकता है, क्योंकि आपका सराउंड अच्छा होना चाहिए। तो उसने ज्यादा फोकस जो किया है क्लीननेस एंड सैनिटेशन रूल्स पे ज्यादा फोकस किया। वो बताए पेशेंट रिसीव द स्पेशल डाइट एंड द प्लेंटी ऑफ फूड, कि पेशेंट को स्पेशल डाइट और प्लेंटी फूड जो है साफ सुथरा खाना उसको मुयस्सर करे। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसने ये चीजें हमें बताई है। इंप्रूव द वाटर सप्लाई को इंप्रूव करें, क्योंकि वाटर सप्लाई से आपको पता है कि बहुत सारे डिजीज होते हैं। नाउ आप देखें तो वाटर सप्लाई की वजह से, अगर वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एयरबोर्न डिजीज है, जिसे हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो वो वाटर की वजह से होता है, जिसे हम डायरिया की बात करते हैं, जिसे हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो ये सारा हमारे पास वाटर की वजह से होता है। तो इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि हम क्लीननेस एंड सैनिटेशन पे काम करना है, और उसने इसी पे काम किया ताकि इन्वायरमेंट जो सराउंड है उसको बेहतर किया जाए। अच्छा, पेशेंट रिसीव दी प्रॉपर नर्सिंग केयर, ताकि पेशेंट को प्रॉपर नर्सिंग केयर दी जाए, सही है। और जितने भी हमने बात की कि होलिस्टिक नर्सिंग केयर की बात की हमने, तो ये सारी नर्सिंग केयर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम नर्सिंग केयर पे फोकस करें। और जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम नर्स हैं, तो वी नीड टू फोकस ऑन द नर्सिंग केयर, ऑन द पेशेंट नर्सिंग केयर। तो हमें चाहिए कि हम नर्सिंग केयर पे काम करें। अच्छा, नाइटिंगेल एस्टैब्लिश आ reputation which allowed her to improve the nursing standard at home। उसने ये reputation किया, establish किया कि उसने क्या किया, to her to improve the nursing standard at home, कि उसने घरों पे एक अच्छा केयर प्रोवाइड किया, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा और एक अच्छी reputation बनाई वहां पे, ताकि वो लोग इसको देखें और काम करें। नाइटिंगेल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ नर्स। नाइटिंगेल का जो स्टेटमेंट है अबाउट द रोल ऑफ नर्स एंड देयर नीड फॉर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड स्टिल क्विटेड वाइडली टुडे। उसने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे या उसका जो स्टेटमेंट था, जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्लाइंट नीड, वो आज भी कोटेड है और लोग उसी प्रिंसिपल की अकॉर्डिंगली जाते हैं और उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और आज भी हमारी किताबों में, बुक्स में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हर बात लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टैब्लिश्ड द नर्सिंग स्कूल एट एसटी थॉमस।
स्ट्रीट थॉमस जो है ये जो स्कूल है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो था ये एस्टेब्लिश किया था हॉस्पिटल लंदन में उसने क्या हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया किसके नाम से स्ट्रीट थॉमस के नाम से। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बाय 1887 में हैड हर नर्स वर्किंग इन 6 कंट्रीज एंड यूएस। उसने जो यूएस में 6 कंट्रीज में क्या किया कि वर्किंग स्टार्ट किया। 1887 में जो उसका वो जो नर्सेज वर्किंग उस टाइम काम करती थी 6 कंट्रीज में एंड यूएस में। सही है। यूएस से जो मतलब जो 6 कंट्रीज में उस टाइम जो थी 1887 में नर्स जो थी नर्सेज काम करते थे 6 कंट्रीज में काम करते थे। सही है यूएसए की। अच्छा शी वाज अ नर्स, वो नर्स थी। नाइटिंगेल को देखो कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो नर्स भी थी, हमारे पास फिलोसोफर थी, स्टेटिशियन थी एंड हिस्टोरियन थी और साथ में हमारे पास पॉलिटिशियन एंड मोर। सही है। बहुत सारे मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्या काम करती थी, वो मतलब हिस्टोरियन भी थी, हिस्टोरियन भी देखती थी, मतलब उसके पास तारीख पड़ी हुई है। सही है। तो वो उस पे काम करती थी। स्टैटिस्टिक मतलब जितनी भी उसको मैथमेटिकली वो चीजें सॉल्व करना, प्रॉब्लम को हल करना। पॉलिटिशियन भी थी, पॉलिटिशियन में भी काम वो करती थी। एज अ पॉलिटिशियन भी वो प्रॉब्लम को देखती थी, इन्वायरमेंट को देखती थी, सोसाइटी को चेक आउट करती थी, वहां पे काम करती थी। अच्छा टुडे शी इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग और नाउअडेज उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग अगर एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो वाज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। सही, तो ये याद रखिएगा। अच्छा नर्सिंग डिफिनेशन बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि नर्सिंग के बारे में बहुत सारे डिफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी डिफाइन किया है। मतलब बहुत सारे जो फिलोसोफर है उन लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिफिनेशन आज हम पढ़ लेते हैं कि उसने क्या कहा है। अच्छा शी डिफाइंड नर्सिंग 100 years ago as the act of utilizing the environment of the patient to assist him to his recovery। मतलब ये वो कहते हैं कि 100 years ago जो थी कि उसने यही डिफिनेशन थी, लेकिन द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम टू हिज रिकवरी। अब ये कह रहे कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप देखें कि जो पेशेंट है उसको असिस्ट करे कि वो उस एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट उसके लिए किस तरह है, वो एनवायरनमेंट उसके लिए बेस्ट है, उसकी एक्टिविटीज के लिए ठीक है, उसके लिए वो अच्छा है। उसको हम देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट उसकी सेहत के लिए किस तरह है, वो रिकवरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल की, अगर पेशेंट एक एनवायरनमेंट में है, बेड में है या हॉस्पिटल में भी है, जहां भी है, तो उसको जब हम केयर देते हैं, अगर उसका एनवायरनमेंट हम अच्छा रखते हैं, साफ रखते हैं, तो हर उसके एनवायरनमेंट से उसकी जो एक्टिविटीज है, उसकी जो हेल्थ है, उसमें कुछ डिजायर, कुछ आउटकम अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीजें हमें असेस करनी है। तो उसकी जो एक्टिविटीज है, उस एनवायरनमेंट जो है उसको इफेक्ट करता है या नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है, आपका जो सराउंड है वो अच्छा होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, क्योंकि आपके सराउंड से आपकी जो एक्टिविटीज है वो खराब हो सकती है। तो सिंपल इज दैट। अच्छा वर्जीनिया एंडरसन डिफिनेशन। अब ये वर्जीनिया एंडरसन डिफिनेशन जो है वो वर्जीनिया क्या कहती है, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इन टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो यूनिक फंक्शन है नर्स का कि वो क्या करे, वो असिस्ट करे किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो सिक हो या अच्छा हो या बीमार हो, दोनों को हम असिस्ट करते हैं। इज द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, ताकि हम देखें कि उसकी जो एक्टिविटीज है उसको हम परफॉर्म करें कि उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसकी हेल्थ में रिकवरी आ रही या नहीं आ रही, तो उसको हमने असिस्ट करना है। और टू पीसफुल डेथ, और पीसफुल डेथ को भी देखना है कि उसकी पीसफुल डेथ हो रही या नहीं हो रही। अच्छा दैट ही वुड परफॉर्म द इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या है कि दैट ही वुड परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, को वो खुद देखिए कि यार मुझमें ये रिकवरी आ रही या नहीं आ रही। नर्स जो पेशेंट है वो खुद देखे कि मैं इस इन्वायरमेंट में
जो भी है, मतलब हम भी असेस करते हैं, पेशेंट भी देखती है कि मैं इंडिपेंडेंटली देखूं कि यार मैं इस इन्वायरमेंट में खुद को, मतलब मेरी जो एक्टिविटीज है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो हम भी असेस करते हैं, पेशेंट खुद भी देखता है, तो ये देखता है कि उसकी जो एक्टिविटीज है उसको हमने परफॉर्म करनी है, उसको हमने देखनी है कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह है, पेशेंट की जो एक्टिविटीज है। इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, अगर उसकी स्ट्रेंथ वेल और नॉलेज एंड to do this in such a way as to help him gain, मतलब अगर लेट सपोज, इसमें सिंपल बात ये है, अगर हम पेशेंट की जो एक्टिविटीज है, हम उसकी एक्टिविटीज देखते हैं कि वो नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही। इन केस अगर कहीं पे उसकी एक्टिविटीज में रिकवरी नहीं आ रही, उसको नीड है, तो फिर क्या करते हैं हम उसके पास उसको नीड प्रोवाइड करते हैं, कुछ पॉसिबल चीजें होती है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जी, ANS अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, इसी को कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो अमेरिकन नर्स एसोसिएशन क्या कहते हैं? इन 1980 द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन published this definition of nursing. Nursing is the diagnosis and treatment of women response to actual and potential health problem. पेशेंट की जो एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना पेशेंट की रिस्पॉन्स पे, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को नर्सिंग कहते हैं। लेट्स सपोज अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो वो हमें बताता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों आई हूँ, मैं पेन के साथ आई हूँ, वटेवर जो भी है, तो उसके पेन को, उसकी जो पोटेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो प्रेजेंटिंग का प्लान है जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट होता है, और पोटेंशियल प्रॉब्लम वो होती है जो उसको पहले से हो, प्रीवियस प्रॉब्लम होती है। अगर उसको पहले से कोई डीएम होता है, एसटीएन होता है, तो वो उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये उसका रिस्पॉन्स है, ताकि उस पर हम क्या करें, डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट करें। इज कॉल्ड नर्सिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट, नर्सिंग डिफिनेशन WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफिनेशन है about the nursing encompasses the autonomous and the collaborative care of the individual of all ages, family, group and communities। मतलब ये हमारे पास WHO ये कहता है कि जो केयर है वो हमारे पास कोलैबोरेटिव, ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर होता है, इंडिविजुअल को देते हैं और ऑल एजेस में देते हैं, जो फैमिली में हो, कम्युनिटी में हो और या हमारे पास ग्रुप में हो, सही, उसी को हम क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। कोलैबोरेटिव केयर से मुराद ये कि उसमें पूरे लोग टीम वर्क करते हैं, ताकि टीम वर्क करके उसको केयर प्रोवाइड करें। अच्छा, सिक और वेल एंड इन ऑल सेटिंग, जो सिक हो, जो वेल हो, मतलब जो बीमार भी हो सकते हैं, कोई बीमार नहीं भी हो, तो उसको हम देखते हैं ताकि उसको हम क्या करें, उसको कोलैबोरेटिव केयर प्रोवाइड करें। इट इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ को प्रमोट करना। अब प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस पे प्रिवेंशन और प्रमोशन, एंड द केयर ऑफ इल डिसेबल एंड डाइंग पीपल, जो डिसेबल लोग हैं उनको केयर करना और जो डाइंग है उनको देखना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारे पास है प्रिवेंशन और एक हमारे पास है प्रमोशन। अब देखो प्रिवेंशन, आपको इससे समझाऊं कि हमारे पास कोविड-19 आया। कोविड-19 जब आया तो हमने ये कहा कि आप प्रिवेंशन, जो एहतियाती तदाबीर होते हैं उसको प्रिवेंशन कहते हैं, कि आप क्या करें, आप मास्क पहने, सही, आइसोलेटेड रहे, तो ये प्रिवेंशन है। प्रमोशन क्या है कि उसको एजुकेट करना, उसमें बताना कि हम जाते थे, बताते थे, हर जगह पे ये बात होती थी कि यार ये आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, डिस्टेंस आपने रखना है, आप फासला रखना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोट की तरफ लेके जाते हैं ताकि उनको अवेयरनेस दो। अवेयरनेस से उसकी जो है उसकी हेल्थ प्रमोट हो जाती है। लेट्स सपोज दूसरे एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की और स्ट्रेस की वजह से जो उनको स्ट्रेस होता है, न्यू डायग्नोस्टिक डिजीज, अगर किसी को एक नई बीमारी डायग्नोस होती है और उनको जो स्ट्रेस होता है, तो 100 लोगों को मैं सिलेक्ट करता हूं सोसाइटी में, 100 लोगों में से 70% लोगों को जो है वो मतलब वो स्ट्रेस में है, 30% लोगों को स्ट्रेस नहीं है। सही, इस तरह भी हम कह सकते हैं, मतलब 70% लोगों को स्ट्रेस नहीं है, 30% लोगों को स्ट्रेस है। अब जो 30% लोग हैं उनको स्ट्रेस क्यों है? उनको स्ट्रेस इस वजह से है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है,
उनको पता ही नहीं है। जब उनको पता नहीं है तो उनको स्ट्रेस है, सही है। तो वहां पे जाके हमने क्या करना है, उस चीज को प्रमोट करना है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कैंसर की हम बात करते हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, सारी चीजें बताते हैं। तो प्रिवेंशन और प्रमोशन में ये डिफरेंस होता है कि हम जो हमने अभी बता दिया आपको। और दूसरा हमारे पास जो है WHO का दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भी याद रखिए कि जब हम नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग तो ये है, लेकिन नर्सिंग ये भी है, जब हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं या नर्सिंग की बात करते हैं, जहां पे हम क्या करें, जब WHO ने नर्सिंग की तो बात की, तो नर्सिंग में रहते हुए हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है विद ऑल एस्पेक्ट्स हमने केयर प्रोवाइड करना है। और ये हमारी नर्सिंग है जिसको WHO ने बयान किया हुआ है, जिसपे हमने क्या करना है, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन की तरफ जाना होता है। सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा मुगल पीरियड एंड द नर्सिंग। मुगल पीरियड एंड नर्सिंग क्या होता है? मुगल पीरियड एंड नर्सिंग जो है, जब मुगल एम्पायर का टाइम था तो वहां पे महम अंगा जो नाम है, ग्रेट लेडी सर्व एज अ वेट नर्स की तरह काम करती थी ऑफ द किंग अकबर इन द मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर किंग अकबर का दौर था तो उस टाइम नर्स जो थी महामांगा, तो ये एज अ वेट नर्स काम करती थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेट नर्स किसे कहते हैं, वेट नर्स वो होती है कि उस टाइम जब भी जंग होते थे, लड़ाइयां होती थी, जैसे अफगानिस्तान में हुई और इंडिया में हुई, बहुत सारे जंग हुए, तो उस टाइम क्या होती थी कि बहुत सारे जो फीमेल थी उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी गोद में बच्चे होते थे, तो वो बच्चे रह जाते थे। तो उन बच्चों को फिर क्या करते थे कि हम वहां पे कुछ नर्सेस को रखा जाता था ताकि वो उनको दूध पिलाए, सही है। तो उसी को फिर हम उसी को कहते थे कि वेट नर्स है, ताकि वो उन बच्चों को दूध पिलाए, उसी को वेट नर्स कहते हैं। अच्छा, शी नर्स ड्यूरिंग द वॉर इन द इंडिया एंड, अच्छा ये अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान में जो जंग हुआ उस दौरान जो है वो वेट नर्स ने जो है वो वहां पे काम करती थी। सिंपल। अच्छा, हमारे पास टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, हमारे पास नर्सिंग में किस किस्म कितनी एजुकेशन और प्रोग्राम जो है जो नर्सिंग में हम करते हैं एजुकेशन में थे वो कौन कौन सी है? पहले हमारे पास नर्सिंग डिप्लोमा होता था, एसोसिएट ऑफ द साइंस इन द नर्सिंग ये है। हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN, देखो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN 2008 में जो है BSN, इससे पहले BSN से पहले जो हमारे पास थी नर्सिंग डिप्लोमा होता था, LHV और ये सारी चीजें होती थी। अब देखो मॉडर्न पीरियड आया और नर्सिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, एजुकेशन बहुत ज्यादा एडवांस हुई और आज हमारे पास बैचलर साइंस इन नर्सिंग भी चलता है BSN के नाम से, RN2 BSN, पोस्ट RN BSN। मतलब जो उस टाइम जो नर्सिंग डिप्लोमा करते थे, नाउअडेज वो लोग क्या करते हैं, 2 ईयर का पोस्ट RN BSN करते हैं, तब वो BSN के एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, अगर BSN में अगर हम मास्टर करना चाहें तो मास्टर ऑफ साइंस ऑफ नर्सिंग जो है MSN के नाम से आप कर सकते हो। लास्ट वन हमारे पास हम बात करते हैं PhD की भी बात करते हैं और इस तरह पोस्ट डॉक्टरेट की बात करते हैं, नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम उसमें भी हम कर सकते हैं। MPH है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, MCPH है। तो ये सारे जितने भी देखो नाउअडेज हमारे पास एजुकेशन जो नर्सिंग में है वो कितना ज्यादा आ गई है, जिसमें हम मास्टर PhD पोस्ट डॉक्टरेट तक भी जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है? हमने तो इंडिया, चाइना और मतलब जो एंशिएंट टाइम था और मुस्लिम पीरियड था सब में हमने बात की, लेकिन अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन जो थी वो किस तरह था। अच्छा, तो इनिशियली द हेल्थ केयर सर्विसेज इन पाकिस्तान और developed and the rate of the employment in the healthcare job in Pakistan was very low. Initially शुरू में पाकिस्तान में जो थी हमारे पास सर्विसेज इतने अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं होती थी हेल्थ केयर में, सही है। तो डेवलप एंड अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे हेल्थ केयर में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी, जॉब बहुत कम होती थी, उस टाइम इतनी जॉब अवेलेबल नहीं होती थी। तो सिंस 1951 पाकिस्तान governments have concentrated on the development of and improvement of the healthcare services, and one of the major step in increasing the rate of the founding to PNC clinics. अच्छा, देखो अब 1951 में क्या हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसंट्रेट किया और डेवलप किया। क्या चीजें डेवलप की और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आया किसमें, हेल्थ केयर सर्विसेज में। 1951 के बाद
तो इसमें ज्यादातर इसका जो रेट जो स्टेप था, ये जो स्टेप था ये बहुत मेजर स्टेप था, जिससे हमारे पास जो पीएनसी की जो फंडिंग थी वो बहुत ज्यादा उसके पास आई, बहुत ज्यादा फंडिंग उस टाइम की उन लोगों ने। तो फिर इससे क्या हुआ, द नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल क्या हुआ, हैज आल्सो प्लेड अ की रोल एज टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एंड नर्सिंग सर्विसेज टू द पेशेंट। और इसी से फिर क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा फंडिंग इन लोगों ने इकट्ठी की तो उससे फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने वर्ल्ड क्लास हेल्थ जो है ये फिर प्रोवाइड की, किसको, ये सर्विसेज प्रोवाइड की पेशेंट को, ताकि पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड हो सके। अच्छा, दूसरी, पाकिस्तान हैड द नर्स टू population ratio of the 1:32,000 in 1960। पाकिस्तान का पॉपुलेशन जो था उस टाइम 1960 में इतना था, और इंप्रूविंग टू 199 by 1997, और 1997 उसमें इतनी चेंजेस आ गई। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन रेशियो था, सही है, वो कितना था, नर्स का हेड नर्स पॉपुलेशन रेशियो इतना ज्यादा था उस टाइम। कितने, एक नर्स, इसका मतलब क्या है पता है, 1:32,000, यानी कि एक पेशेंट, इतने पेशेंट को एक स्टाफ देता था, एक नर्स होता था और इतने पेशेंट होते थे। कब, ये बात है 1960 की, और जब 1997 की बात करते हैं तो वहां पे एक नर्स जो थी 5,199 पेशेंट को देखती थी। तो सिंपल इज दैट जी। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग दी फिगर stated by the Journal of Pioneering Medical Science in the 2013, the existing nurse patient ratio in Pakistan is approximately 1:50। 1:1 का जो रेशियो है वो 50 है, यानी कि 50 नर्स को 50 पेशेंट को एक नर्स देख देती। सिंपल। तो वेयर इज द रेशियो प्रिस्क्राइब्ड बाय द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इज 1:10 है। मतलब पहले तो इसके बाद 2013 में जो रेशियो थी कि 50 नर्स को 50 पेशेंट को एक नर्स देखती थी, किसमें, 2013 में। अब जब 2010 की बात कर रहे हैं हम, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद जो थी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने क्या किया कि हमारे पास जो रेशियो थी कि एक नर्स के साथ 10 पेशेंट हो गए जनरल एरिया, एंड 2 के साथ एक, मतलब एक नर्स होगी, 2 पेशेंटों का एक नर्स होगा इन दी स्पेशलाइज एरिया। अब क्या है कि स्पेशलाइज एरिया में कि एक नर्स 10 पेशेंट होंगे, सही, एक नर्स 10 पेशेंट, और वहां पे जो हमारे पास आईसीयू सीसीयू होते हैं वहां पे 2 नर्स 1 पेशेंट होगा। ये कहा है। तो हमारे पास देखो कि जो जनरल वार्ड होते हैं, आम वार्ड होते हैं, तो वहां पे 10 पेशेंट को, हमारे पास जो है 10 पेशेंट को एक नर्स देखता था, तो यहाँ पे एक पेशेंट को 2 नर्स देखती है आईसीयू सीसीयू में। तो ये रेशियो देखो, पहले किस तरह रेशियो थी और अब किस तरह रेशियो है। अब ज्यादातर जो आईसीयू में है वो 1 पेशेंट को जो है 1 पेशेंट को 1 स्टाफ ही देख रहा है। करंटली पाकिस्तान हैज 162 रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेजेस। अगर अभी तो खैर ये पता नहीं कब की पीपीटी है नहीं पता, लेकिन अब पता नहीं कितनी है, अपडेट हो चुकी होगी, लेकिन हमारे पास तकरीबन 162 रजिस्टर्ड नर्स जो है इतनी कॉलेजेस है पाकिस्तान में। 162 नर्सिंग कॉलेजेस पाकिस्तान में है अब तक, लेकिन अभी ज्यादा भी होगी, लेकिन यहाँ पे इतना ही, तो आप फिर उसको देख सकते हो, अगर अपडेट हुआ है तो देख सकते हो। अच्छा, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जब पीएनसी की हम बात करते हैं कि वो क्या है, तो पीएनसी एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है जो खुद मुख्तियार है, खुद अपने फैसले करती है। वो क्या है, आपने सुना होगा कि हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी की नाम सुना होगा कि पीएनसी क्या होता है, तो आज आप पढ़ लोगे। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1952 to 1973 इसमें, एंड एम्पावर्ड टू रजिस्टर द लाइसेंस नर्सिंग मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर, LHVs and nursing auxiliaries to practice in the Pakistan. PNC was established in 1948. तो पाकिस्तान एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है, जितने भी नर्सेज है, मिडवाइफरी है, LHV है, हेल्थ केयर विजिटर है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है।
सही है, क्योंकि हम पीएनसी से रजिस्टर होते हैं और पीएनसी नर्सिस को जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और ये हमारे पास जो पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बना ये 1948 में बना। अच्छा, हमारे पास द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हैज इन्वॉल्वमेंट इन इंप्रूविंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द पब्लिक एजुकेशन एंड द क्लिनिकल नर्सिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो है इसने क्या किया कि इसने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल किस में इन्वॉल्व है ताकि वो इंप्रूवमेंट लेके आए किसमें और स्टैंडर्डाइज, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही हमारे जो एजुकेशन है, जो हमारे क्लिनिकल नर्सिंग है, तो इसी में जो स्टैंडर्ड है, जो पॉलिसीज है, वो सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ही आती है। वो लोग इन्वॉल्व होते हैं कि एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी है, नर्सिंग में क्या चेंजेस लेके आनी है, तो ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही इन्वॉल्व होती है। दे आल्सो ओवरसीज द एथिकल स्टैंडर्ड एंड जनरल वेलफेयर ऑफ नर्सेज। तो इसी में ये कुछ एथिकल स्टैंडर्ड भी देते हैं, एथिकली क्या चीज सही है क्या गलत है, तो एथिकली बताते हैं, कुछ वेलफेयर भी देते हैं नर्सेज को कि वो फलाह बहबूद के लिए वो काम करे, कुछ वेलफेयर भी प्रोवाइड करती है नर्सेज के लिए। जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी कॉलेजेस में पाकिस्तान नर्सिंग ने कहा है कि आप पेशेंट को फैसिलिटेट करो, जितने भी मतलब स्टूडेंट है या स्टाफ है तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा वेलफेयर भी अवेलेबल करते हैं और एज वेल एज पेशेंट को भी करवाते हैं। तो हमारे पास रोल फंक्शन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो क्या करती है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रोल क्या है, क्यों बनी, किस लिए बनी और क्या करती है। तो ये जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सेट द करिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ नर्सेज, मिडवाइफ्स, एलएचवीज एंड नर्सिंग ऑक्सिलरीज। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो क्या करती है, वो बनाती है, करिकुलम बनाती है, किसके लिए, नर्सेज के लिए, फॉर एजुकेशन, जो नर्सेज की एजुकेशन, मिडवाइफ, एलएचवीज, उनकी जो एजुकेशन है उसके लिए क्या करते हैं, एक करिकुलम सेट करती है। पीएनसी इंस्पेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द अप्रूवल बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तो पीएनसी क्या करते हैं, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करती है, उनकी इंस्पेक्शन करती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आया, वो इंस्पेक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी जो स्टैंडर्ड है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड है, वो जो अप्रूवल है, वो जो भी स्टैंडर्ड उन लोगों ने एस्टेब्लिश की है, तो उसको देख रहे हैं कि उसको अप्रूव कर रहे हैं कि वो है या नहीं है, जहां पे उस तरह काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही है जो जितने भी नर्सेज हैं उनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल भी ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर बीएसएन डिग्री, आफ्टर विद 1 ईयर इंटर्नशिप। जब इंटर्नशिप आप कंप्लीट करते हो देन आपको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पे आप फिर आगे काम करते हो। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन एंड द प्रैक्टिस, और जितनी भी इसमें स्टैंडर्ड है, जितनी उसकी एजुकेशन है या प्रैक्टिस है जिसमें स्टैंडर्ड है, तो उसको मेंटेन करना भी पाकिस्तान नर्सिंग का काम होता है, वो चेक एंड बैलेंस वो लोग करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, पाकिस्तान नर्सिंग पीएनसी जो है वर्क क्लोजली विद द 4 प्रोविंस नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही इनके साथ काम करती है, बहुत क्लोज होती है। जो हमारे पास 4 प्रोविंस होते हैं जहां पे हम एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं उनको भी देखती है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। पीएनसी प्ले एन एडवाइजरी रोल फॉर द ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ द नर्सेज, मिडवाइफ, एलएचवी, नर्सिंग ऑक्सिलरीज इन द कंट्री। जितने भी कंट्रीज में पाकिस्तान में नर्सेज है, मिडवाइफ्स है, एलएचवीज है, उनको भी उनको एडवाइस करती है, उनके लिए भी एक अहम रोल प्ले करती है ताकि उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, उनको फैसिलिटेट कर सके। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मेंटेन एंड एडवाइजरी रोल फॉर द फेडरल एंड द provisional government regarding the nursing education and the nursing services। मतलब ये एडुकेशन जो एडवाइजरी रोल प्ले करती है किसमें, कहाँ पे, फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग टू दी नर्सिंग एजुकेशन के, उस नर्सिंग एजुकेशन देखती है कि वहां पे नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग सर्विसेज किस तरह होनी चाहिए, किस तरह हम नर्सिंग को बेहतर कर सकते हैं या नर्सिंग सर्विसेज आप किस तरह देते हो पेशेंट को, ये वो लोग देखते हैं क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल communicate policy decision regarding the nursing education and the welfare of nursing। मतलब जितनी भी पॉलिसीज है, डिसीजन है, वो लोग खुद बनाती है, खुद कम्युनिकेट करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द नर्सिंग पे काम करती है। taken in the council meeting to govern nurses institution, NABs मतलब
एग्जामिनेशन बोर्ड जो होते हैं एंड आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी मतलब जो मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या होती है कि उनकी अपनी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की अपनी एक मीटिंग होती है, वहां पे क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। फिर वो डिसीजन को जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसी इंस्टीट्यूशन पे वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये काम करना है। दूसरा हमारे पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल प्रिस्क्राइब द penalties for the fraudulent registration by the intention of the removed persons from the register for the professional misconduct। अब देखो जहां पे पेनल्टी की बात करते हैं, कुछ आपने सुना होगा कि कुछ कॉलेज जो है वो बैन हो गए हैं। वो क्यों बैन होते हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट को वो लोग फुलफिल नहीं करते या उनकी कुछ डिफिशियंसीज की वजह से, सही है, वो फुलफिल नहीं होती, जिसकी वजह से उस पे पेनल्टी लगती है और उस कॉलेज को बैन किया जाता है। सही है, आपने सुना होगा कि यार पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ये कॉलेज बैन है, वो कॉलेज बैन है, ये सर्टिफाइड नहीं है, इस तरह की बातें आप सुनते हैं जी। नेक्स्ट, अच्छा, तो हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान 1948। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन दी गेंदा राम स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर। लाहौर में गेंदा राम जो है वहां पे हमारे पास एक हॉस्पिटल बना, केयर हॉस्पिटल 1948 में बना, जो लाहौर में बना। 1952 में फर्स्ट ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स पास द नर्सिंग कोर्स फ्रॉम दी स्कूल, और 7 गर्ल्स ने जो है यहाँ से इस स्कूल से जो है वो स्टडी पास की थी, जो 1952 में कोर्स पास किया था। इन 1948 द सेकंड स्कूल ऑफ द नर्सिंग वाज ओपन इन जेपीएमसी कराची में है, जिना जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलो बाय द बहावलपुर, हैदराबाद एंड मुल्तान, रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर, जो रेडिंग एलएचवी एलआरएच हॉस्पिटल है पेशावर में, वो बना। सेवल हॉस्पिटल कराची में जो है, सेवल हॉस्पिटल, मायो क्लिनिक हॉस्पिटल लाहौर में है। तो ये 1948 के बाद ये बनना शुरू हुई। 1951 में एलएचवी ट्रेनिंग एक्सटेंडेड टू 2 ईयर, मतलब जो एलएचवी की ट्रेनिंग थी वो 2 ईयर उसको एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था। 1 ईयर मिडवाइफरी का बढ़ा दिया। एंड सेकंड इन द नर्सिंग एम्फसाइज ऑन दी कम्युनिटी नर्सिंग, और उसमें कम्युनिटी नर्सिंग को भी एम्फसाइज किया, उसको भी आगे लेके गए जी। नेक्स्ट, अच्छा, एवरी ईयर 1800 to 2000 रजिस्टर्ड नर्स, 1300 मिडवाइफ्स, इतने रजिस्टर्ड नर्स और इतने मिडवाइफ नर्स एंड 300 to 400 लेडी हेल्थ विजिटर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। जो लेडी हेल्थ विजिटर्स है, जो विजिट करते हैं, जो फीमेल होती है, वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में काम करती है, उसको लेडी हेल्थ विजिटर कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, द फ्यूचर ऑफ नर्स, इंटरनेशनल नर्सेस डे इन द ऑब्जर्व इन द मई 12 अक्रॉस द ग्लोब to acknowledge the role of the nurses play in the healthcare system। ये हमारे पास जो 12 मई को हम नर्सेस डे मनाते हैं, ताकि हम वहां पे ये देखें कि एक नर्स का क्या रोल होता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, खिराजी तहसीन भी देते हैं। पाकिस्तान इज द नर्सिंग पाकिस्तान इज running short of nursing staff and currently nursing education is in transition period and diplomas education has been replaced by the university degree by 2018। सही, 2018 में जो है उसको मतलब जो डिप्लोमा होते थे उनको बंद कर दिया और डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो 2018 से ही डिग्री चल रही है जी। नेक्स्ट, अच्छा, द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग, A few university offer master degree and PhD in the nursing science। कुछ कॉलेजेस जो है वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो PhD डिग्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास KMU है, KMU की हम बात करते हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी has started the PhD nursing first ever public sector university of Pakistan। पहली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसने क्या किया, जिसने PhD स्टार्ट की, जो KMU के नाम से है, और वो KMU के स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। However, there is a lot to be done more as currently degree program is lacking the quality with exception to some institution along with the surfacing of the some ghost institution offering the degree to remote standard students without the attendance. Reason behind is the culture of political
नेपोटिज्म एंड करप्शन। मतलब कुछ लोग जो है नाउअडेज आप देखते हैं कि एजुकेशन नहीं लेते, उनको डिग्री मिलती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि डिग्री जो है ये आई थिंक सो इज अ पीस ऑफ पेपर। सही है, ये पीस ऑफ पेपर है, ये इससे मतलब क्या करोगे आप डिग्री का? मतलब आपके लिए नॉलेज चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट है वो नॉलेज ले और उसके लिए वो जाए फिजिकल क्लासेस ले, और इस तरह जो डिग्री लेते हैं और कॉलेज नहीं आते। अगर नाउअडेज आप देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉलेज आते नहीं पर डिग्री उनको मिल जाती है, तो ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली करप्शन है, जिसके खिलाफ बात करनी चाहिए और जिसके खिलाफ हमने उठना है, ताकि इससे स्टूडेंट को हम मोटिवेट करें और उनको बुलाएं कि डिग्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ जो है आपकी नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है। नेक्स्ट, तो ये रेफरेंस है डियर स्टूडेंट्स, आज की जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इस यूनिट में, इस पीपीटी में आपको कोई कंसर्न है तो आप थ्रू कमेंट्स हमें बता सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो बीएसएन वर्चुअल एकेडमी के नाम से है। तो काइंडली हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिले, और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू।